Assalamu alaikum students. Today we are going to learn torsion problems, how to solve them. So let's start with first numerical. Which states determine the torque that can be applied to a solid shaft of 20 millimeter diameter without exceeding an allowable shearing stress of 80 megapascal. ये पहला हिस्सा है. And the second says solve part A assuming that the solid shaft has been replaced by hollow shaft. पहले solid थी, अब hollow हो गई, of the same cross sectional area and with an inner diameter equal to the half of its outer diameter. चलो अब सवाल को समझ लेते हैं. जैसा कि उसने हमें कहा कि एक शाफ्ट है, तो हम एक शाफ्ट बना लेते हैं. उसने कहा कि एक शाफ्ट है, ओके, हमने मान लिया. और उसने कहा कि डिटरमाइन द टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड टू अ सॉलिड शाफ्ट. हमने टॉर्क मालूम करना है. लेट्स से कि टॉर्क इस तरह लग रहा था, इस तरफ से हिंज पर ये शाफ्ट लगी हुई थी. यहाँ पे ये सॉलिड शाफ्ट यहाँ पे फिक्स्ड है, तो इस शाफ्ट पे टी टॉर्क लग रहा है जो कि हमने मालूम करना है. और क्या बताया उसने, और बताया कि इसका जो डायामीटर है इस शाफ्ट का, D इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर विदाउट एक्सीडिंग अलाउएबल शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ 80 मेगापास्कल. तो शेयरिंग स्ट्रेस आ गया टाउ, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज़ अलाउएबल एंड इज़ 80 मेगापास्कल. ये तो है पहला सवाल. उसने हमें कुछ चीज़ें दी हैं और हमने एक अननोन चीज़ को मालूम करना है. ये तो पहला सवाल. अब दूसरा सवाल फिर देख लेते हैं. दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में वो कहता है एक शाफ्ट है जो कि अब के केस में हॉलो है, तो ये होगी हॉलो. ये ऐसे अगर हम इसे हिडन लाइन से शो कर दे तो, और ये उसी तरह फिक्स्ड है, तो इस केस में भी हमने जो लगाया जाने वाला टॉर्क है वो मालूम करना है. लेकिन अब की बार उसने हमें कुछ कंडीशंस और चेंज कर दी हैं, वो देखते हैं क्या है. उसने कहा कि जो एरिया इसका था, इसे हम कहते हैं A1 का जो एरिया था, वही एरिया है A2 का. मगर चलो इसे भी 1 कर लेते हैं और इसे 2 कर लेते हैं. मगर अब तो ये हॉलो है, तो इसके दो डायमीटर होंगे. एक ये होगा जो कि इनर डायमीटर होगा, और एक ये वाला डायमीटर होगा जो कि कहलाएगा आउटर डायमीटर. और इन दोनों का रिलेशन भी उसने हमें दे दिया है, जो कि वो कहता है कि इनर डायमीटर इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स आउटर डायमीटर. आउटर डायमीटर का जो हाफ है, अगर हम इसे हाफ कर दें आउटर डायमीटर को, इसे ये इनर डायमीटर हो जाएगा, और आउटर डायमीटर को अगर हाफ कर दें तो हमारा इनर डायमीटर बन जाएगा. ये कंडीशन उसने हमें दी है. चलो अब आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन.
जैसे कि आपको पता है कि जो सी होता है वो एक्चुअली आर होता है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट होता है। तो अगर वो नोटेशन सी यूज़ कर रहा है तो हम सी ही लिखेंगे। तो इस तरह के सवालों में मोस्टली एक ही यूज़ हो रहा होता है फार्मूला, विच इज़ टाउ इज़ इक्वल टू टी सी बाय जे, और जे है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस। और अगर आपका क्रॉस सेक्शन गोल होगा तो आपका ये होगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखते हैं उसने सबसे पहले किस तरह सॉल्व किया। पहले डायमीटर गिवन था हमें, तो सी निकालने के लिए उसने उसे हाफ कर लिया। तो इस तरह हमारे पास आ गया रेडियस विच इज़ डिनोटेड हेयर सी एज सी। उसके बाद हमने निकाला पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज़ पाई बाय 2 सी रेज 4। जब हम ये चीज़ें निकाल चुके तो अब हम इस कंडीशन में है कि इस फार्मूला को रीअरेंज करें और यहाँ से टी निकालें। अब हमारे पास टाउ गिवन था, सी हमने मालूम कर लिया और जे भी हमने मालूम कर लिया, तो हम इससे टी आसानी से मालूम कर सकते हैं। पहला पार्ट तो सही था, मतलब इजी था, काफ़ी इजी था। उसके बाद आते हैं दूसरे पार्ट पे। अब दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, वो उसने हमें एक कंडीशन दी थी, मैं आपको फिर ले चलता हूँ। उसने हमें कहा था कि द सॉलिड शाफ्ट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द हॉलो शाफ्ट ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये चीज़ तो मतलब हमारा पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का जो एरिया होगा वो सेम होगा। तो हम कहते हैं, हमें पता है एरिया क्या होता है। एरिया इज़ सर्कुलर के लिए पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस केस में सी, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन शाफ्ट हॉलो है तो हमें उन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा C1 और ये हो जाएगा C2। इन दोनों की वैल्यूज़ हमें नहीं मालूम, लेकिन उसने एक चीज़ हमें बताई थी। उसने बताई कि जो इनर डायामीटर या रेडियस है वो अब हो चुका है हाफ ऑफ इट्स आउटर डायामीटर। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ हमने एक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश की, एरिया पाई आर स्क्वायर, और हॉलो शाफ्ट थी तो उसके लिए हमें इस तरह से डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब जो चीज़ उसने हमें बताई थी कि जो आउटर डायामीटर है वो जो इनर डायामीटर है वो हाफ है आउटर डायामीटर का। तो यहाँ हमने उसकी वो वैल्यू अब लगा दी। आई गेस मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, नहीं सही लिखा। अच्छा, तो हमने यहाँ उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी और जब उसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना। अब इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करोगे, ये देखो ये एक्सप्रेशन हमारे पास इससे बना, और ये है एरिया जो शाफ्ट सॉलिड शाफ्ट का था, तो इसे एरिया 1 हमने ऊपर लिखा था, तो हम इसे एरिया 1 कह लेते हैं। अब जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो सी का जो वैल्यू हमें पहले से गिवन थी पिछले पार्ट में, ये देखो ये यहाँ निकाली थी हमने, इसे हम सी कहा था, तो वो लगाई तो हमारे पास यहाँ आ गया C2। अब जब आउटर डायामीटर आ गया है तो हमें मालूम है
जो जो इनर डायमीटर था वो हाफ था आउटर डायमीटर के। तो आउटर डायमीटर को हाफ कर दोगे तो आपके पास इनर डायमीटर या इनर रेडियस जो कह लो हाफ करने से आ जाएगा। ये तो हो गया। अब हमारे पास सी आ चुके हुए हैं। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमें क्या और चाहिए, हमें जे चाहिए विच इज़ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन हमारे केस में उसे हमें सर्कुलर चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है पाई बाई 2 सी की पावर 4, और उसमें देखो तो हॉलो शाफ्ट है तो उसे हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब हमने उसे सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमारे पास आई। अब हमारे पास सी है, टाउ उसने हमें पहले से दिया था, और जे भी हम निकाल चुके हैं। तो जस्ट इस फार्मूला में जब वैल्यूज़ पुट करोगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी जो कि उसने हमसे पूछी थी। तो अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे, विच सेज द टॉर्क्स शोन आर exerted on the pulleys A and B, knowing that both the shaft are solid, determine the maximum shearing stress in, पहला पार्ट है इन शाफ्ट ए बी, और दूसरा पार्ट है इन शाफ्ट बी सी। पहले हमें इस वाली शाफ्ट में निकालना है, बाद में हमें इस शाफ्ट में निकालना है। चलो जो कुछ हमें मालूम है वो देख लेते हैं क्या लिखा है। हमें गिवन है जो पहली शाफ्ट पे लग रहा है, इस वाली शाफ्ट पे, उसका हमें टॉर्क गिवन है, और उसका हमें डायमीटर गिवन है। डायमीटर गिवन है तो हम सी निकाल सकते हैं। वो 30/2 करने से सी आ जाएगा। इसी तरह दूसरी शाफ्ट का भी हमें टॉर्क गिवन है और हमें डायमीटर गिवन है, और इसका भी हम ऐसे सी निकाल सकते हैं। इसे ए बी कह लो और इसे बी सी कह लो। इस तरह से हमें ये मिल सकते हैं। और एक चीज़ नोटिस करने की है कि देखो जब ऊपर वाला पार्ट देख रहे होगे, ठीक है, तो ये यहाँ से जब हम इसे घुमाएंगे, ठीक है, इस पर टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है ये वाला, तो ये शाफ्ट इस तरह ट्विस्ट होगी, इस तरफ घूमेगी, ठीक है। नीचे से हम कहेंगे ये, अभी जब हम ऊपर वाले को कंसिडर कर रहे हैं तो हम इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं कि ये यहाँ पे फिक्स है, और ऊपर वाला पार्ट हाँ इस तरह से, ठीक है। तो जब इस पे इस तरह से टॉर्क अप्लाई किया जाएगा तो ये इस तरफ घूमेगा और इसमें ट्विस्ट आएगा। तो वो हमें मालूम करना है उसका, नोइंग दैट द डिटरमाइन द मैक्सिमम शेयरिंग, हमें टाउ मालूम करना है, और टाउ के लिए फार्मूला होता है टी सी बाय जे। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम कर सकते हैं हम इसका, वो होगा पाई बाय 2 सी की पावर 4, जे इस तरह से आ जाएगा, टी उसने दिया है, सी हम इस तरह मालूम करेंगे। ये तो आ जाएगा पहले केस में। अब दूसरा जो केस है उसमें याद रखो, उसके लिए ये पहले केस के लिए ऐसी बनेगी। दूसरे केस के लिए जब बनेगी दूसरे केस के लिए जब हम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। उसकी फ्री बॉडी डायग्राम कह लो, वो इस तरह से बनेगी। अब हमने तो निकालना है इस वाली का जिसे मैं शेडेड कर रहा हूँ, पर टॉर्क यहाँ पे भी लग रहा है और टॉर्क यहाँ पे भी लग रहा है, और इस केस में हमें दोनों टॉर्क कंसिडर करने पड़ेंगे। तो अब इस केस में हमारा टॉर्क होगा
ये। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं उसने किया क्या है सॉल्व। जब पहला केस सॉल्व कर रहा था तो टी ए बी हमें गिवन था, डायमीटर गिवन था, डायमीटर से हमने सी निकाल लिया उसे 2 पे डिवाइड करके। इसने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी जगह ही सॉल्व कर दिया इस फार्मूला में लगा के वैल्यूज़। ये फार्मूला रीअरेंज किया गया है कहाँ से, टाउ, बल्कि रीअरेंज भी नहीं किया उसने, टाउ इज इक्वल टू टी सी बाय जे। जे की उसने फार्मूला यहीं पे लगा दिया जो कि सर्कुलर के लिए होता है, जे इज इक्वल टू पाई बाय 2 सी की पावर 4। तो उसने ये फार्मूला लगाया और उसमें वैल्यूज़ लगाई तो हमारे पास आंसर आ गया। अब जब दूसरे पार्ट पे आए तो दूसरे पार्ट पे देखो हमें पहले वाला टॉर्क भी उसमें ऐड करना पड़ा। 400 तो उस पर अपनी तरफ से लग रहा था और 300 पिछले वाली शाफ्ट पे लग रहा था, तो उसे हमें इस केस में दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे दोनों को ऐड किया और डायामीटर से हमने सी आराम से निकाल लिया और उसके बाद सेम वही फार्मूला लगाया और हमारे पास आ गया जवाब। अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। जो कह रहा है नोइंग दैट ईच ऑफ द शाफ्ट ए बी, कौन सी वाली ए बी, अच्छा ये वाली होगी ए बी, बी सी, बी सी कौन सी है, ये वाली है, और सी डी ये वाली होगी सी डी, कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर रॉड। समझ गए भाई। डिटरमिन, पहले उसने पूछा है द शाफ्ट इन विच द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस ऑकर्स, और हमने पहले में बताना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस किस में आ रहा है, टाउ मैक्स निकालना है हमने, सबसे ज़्यादा किस में है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेसेस, और उन सब के मैग्नीट्यूड्स भी निकालने हैं। और चलो जी इसको असेस करें तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है कि जो टॉर्क्स हैं वो ये वाला टॉर्क जो 48 है वो इस केस में लग रहा है। जब हम ए बी के लिए निकाल रहे होंगे तो हम सिर्फ इसी टॉर्क को जो कि 48 है, तो हम कह सकते हैं टी ए बी है जो वो है 48 न्यूटन मीटर। सही हो गया। और उसका डायमीटर भी गिवन है, डायमीटर को 2 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा विच वुड बी सी। अच्छा, लेकिन जब हम निकाल रहे होंगे रॉड बी सी या शाफ्ट बी सी के लिए निकाल रहे होंगे तो टी बी सी होगा 144 न्यूटन मीटर प्लस 48। अच्छा, प्लस 48 कहा, 48 मैग्नीट्यूड है। अब इसकी डायरेक्शन और है, इसकी डायरेक्शन और है, ठीक है, हमें डायरेक्शंस का ख्याल रखना होगा। तो ये इनका अलजेब्रिक सम होगा, डायरेक्शन की वजह से साइन नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह जब तीसरे पार्ट पे आएंगे तो उसका टॉर्क हम कह लेते हैं टी सी डी। तो उसके केस में क्या होगा कि ये सेम डायरेक्शन है, ये तो ऐड होंगे, और ये अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन के साथ ये ऐड होंगे आपस में। तो ये तीनों जो टॉर्क्स लग रहे हैं इसके लिए कंसिडर किए जाएंगे। और इसका भी डायमीटर गिवन है तो उसका भी सी मालूम है। और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर पार्ट के लिए हम निकाल सकते हैं जो कि पाई बाय 2 सी की पावर 4 होता है। चलो देखते हैं अब इसने सॉल्व किस तरह किया है। अच्छा, पहले पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा है तो पहले पार्ट के लिए 48 लिया, अकेला टॉर्क लिया उसने जो कि सिर्फ उसी सेक्शन पे लग रहा था। पहला अगर बना लेते हैं पहले टॉर्क की अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, और ये शाफ्ट थी और यहाँ पे टॉर्क अप्लाई हो रहा था जो कि 48 न्यूटन मीटर था। ठीक हो गया। उसके बाद डायमीटर गिवन था, उसे 2 पे डिवाइड किया, हमने सी निकाला,
सिंपल वही फार्मूला लगाया, टाउ इज इक्वल टू टी सी बाई जे, जे की वैल्यू लगा दी हमने और हमारे पास आ गई टाउ की वैल्यू बाय सिंपली पुटिंग द वैल्यूज एंड सॉल्विंग इट। उसके बाद जब हम बी सी रॉड पे आए तो देखो अब 48 का डायरेक्शन और थी 48 की और 144 की अलग थी। तो 144 का हमने नेगेटिव कंसिडर किया और से पॉजिटिव क्योंकि डायरेक्शन चेंज थी। तो हमारा ये सम आया एक्चुअल जो एक्सपीरियंस कर रही होगी रॉड बी सी टॉर्क को, तो वो ये वाला टॉर्क होगा। तो सिंपल उसमें उसी तरह वैल्यूज़ लगाओगे और आपके पास टाउ की वैल्यू आ जाएगी जो कि लग रही होगी बी सी शाफ्ट पे। अब जब सी डी के लिए निकालोगे तो सारी टॉर्क्स को जमा करोगे और फिर उस फार्मूला में लगाओगे वैल्यूज़, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो देखो टाउ ए बी, टाउ बी सी और टाउ सी डी में सबसे ज़्यादा शेयरिंग स्ट्रेस किस में है, वो है सी डी शाफ्ट में। एक तो उसने हमसे पूछा था मैग्नीट्यूड बता दो, हमने मैग्नीट्यूड्स बता दिए और उसने पूछा सबसे मैक्सिमम कौन सी वैल्यू मैक्सिमम कौन सा है होगा, वो हमने वैल्यूज़ दे के बता दी कि ये वाला होगा शाफ्ट सी डी में। अगला न्यूमेरिकल, अच्छा वो कह रहा है अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन अ मोटर एक्सर्ट अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड टी एफ विच इज़ 1200 पाउंड्स इंच। टी एफ एक ये पूरा एक सिस्टम है, इसमें 2 गेयर्स हैं और उसने कहा कि टी एफ पे ना एक टॉर्क लग रहा है, उसकी वैल्यू भी उसने हमें दे दी है विच इज़ 1200 पाउंड इंच। वो इस तरफ लग रहा है। नोइंग दैट द आर डी, ये वाला कौन सा, ये वाला, ये है आर डी रेडियस ऑफ गियर, डी वाली जगह पे जो लगा है 8 इंच है, 8 इंच दिया उसने। और आर जी ये वाला रेडियस ये छोटा है उससे विच इज़ 3 इंच एंड द अलाउएबल शेयरिंग स्ट्रेस इज़, अलाउएबल शेयरिंग स्ट्रेस भी उसने दे दिया, टाउ बनेगा वो 10.5 KSI हर शाफ्ट में, ईच शाफ्ट। डिटरमिन द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ शाफ्ट CDE, CDE इसका हमें डायमीटर निकालना है और शाफ्ट FGH का निकालना है। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले उसने हमें दिया था टॉर्क जो कि हमने लिख लिया। उसके बाद क्योंकि गियर लगा था तो गियर रेशो का फॉर्मूला होता है जैसे टॉर्क ऑफ E रेशो ऑफ टॉर्क्स वुड बी इक्वल टू रेशोज ऑफ देयर रेडियस RD RG। जो G था उस पर डायरेक्टली TF टॉर्क लग रहा था और ये वाला टॉर्क इस पे डायरेक्टली लग रहा था। देखना चाहो तो ये देख लो, जो E वाला टॉर्क है TE वो D के साथ लग रहा है डायरेक्टली और F वाला वो इसके साथ डायरेक्टली लग रहा है। तो ये रिलेशन है, इसमें आपको कुछ भी अननोन हो तो आप मालूम कर सकते हो। इससे आप एक और चीज़ भी देख सकते हो, इससे इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि जिसका रेडियस बड़ा होगा वहाँ ज़्यादा टॉर्क लगेगा और जिसका रेडियस छोटा होगा वहाँ कम टॉर्क लगेगा। एनीहाउ तो हमारे पास TE नहीं था, TF गिवन था और रेडियस दोनों गिवन थे, तो हमने इस एक्सप्रेशन से TE निकाल लिया जो कि ये आया। अब देखो TE ये आया क्योंकि उसके ऊपर लगा हुआ, उस शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ गियर
बड़ा था, 8 इंच का था। और जो ये वाली एफ वाली शाफ्ट थी उस पे छोटा था, 3 इंच का गियर। और उसके बाद उसने हमें अलाउेबल स्ट्रेस भी दिया था, शेयरिंग स्ट्रेस, वो हमने लिख लिया। उसके बाद वही सिंपल फार्मूला है, टाउ इज इक्वल टू टी सी बाई जे, इसमें वैल्यूज़ लगाओ। लेकिन अब हमने शाफ्ट का डायामीटर निकालना था। डायामीटर कह लो, एक्चुअली सी रेडियस, तो हम इस हमारे पास सी, इस एक्सप्रेशन से हम सी निकाल सकते हैं और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करके रेडियस बना सकते हैं। तो बस इसमें वैल्यूज़ लगाओ, ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ लगानी है। जैसे सी डी ई शाफ्ट थी, उसमें जो टॉर्क था वो ये था, ठीक है। और उसने हमें टाउ बताया था, हर एक का 10.5 KSI था। तो ये तो सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा दोनों एक्सप्रेशन में, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी। उसे सिंपली हमने सॉल्व किया तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई और उसे 2 से मल्टीप्लाई करके आप डी निकाल सकते हो। इसी तरह दूसरी शाफ्ट के लिए निकालोगे, लेकिन अब की बार टॉर्क उसके वाला लिखोगे और सिंपली उसे सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डायमीटर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आए होंगे न्यूमेरिकल। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।